नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला के एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ आपका स्वागत है। आपने पिछली कहानी यानी इस श्रृंखला की कहानी नंबर 6 कावस जी की नाक तो आपने सुनी ही होगी। उस कहानी में आपने सुना था कि कैसे किस प्रकार एक अंग्रेजी सेना के एक चालक की नाक कट गई थी और फिर किस प्रकार वो कावस जी नामक जो व्यक्ति था उसकी नाक कट गई थी और उसकी नाक की एक देसी डॉक्टर ने सर्जरी की थी और किस प्रकार 2 अंग्रेज डॉक्टरों ने उस सर्जरी का डिटेल रिपोर्ट, डायग्राम्स एटसेट्रा के साथ बनाया था। और वो रिपोर्ट जब यूरोप में प्रकाशित हुई तो उसके आधार पर यूरोप में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी के विकास ने गति पकड़ ली। ये थी पिछली कहानी की बात। आज की जो कहानी है वो पिछली कहानी से बिल्कुल अलग है, एक नई कहानी है, लेकिन अंत में जाकर दोनों कहानियां एक बिंदु पर मिल जाएंगी। अतः मेरा अनुरोध है कि आपने पिछली कहानी को नहीं सुना है तो कहानी नंबर 6 इसी चैनल के वीडियोज में जाइए और कहानी नंबर 6 कावस जी की नाक को एक बार सुन लीजिए, तब वापस इस कहानी को सुनिएगा तो पूरा मज़ा आएगा। फिलहाल हम उस कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देते हैं, आप उसको, अनुरोध यही है कि उसको सुन के आइए, तब इसको सुनिएगा तो आपको पूरी तरह मज़ा आएगा, पूरी तरह चीज़ें, पूरी मामला समझ में आएगा और पूरा कंसेप्ट, पूरी जो विवरण है, पूरा जो चित्र है वो क्लियर होगा। फिलहाल इस कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात है सन 1888 से 1890 के बीच की। उस समय इधर अंग्रेज जो भारत में तब तक जम चुके थे, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजी शासन पूरी तरह पुख्ता हो चुका था और ऊपर उत्तर में रूस भी धीरे धीरे मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और इधर भारत में बेस बनाए, आधार रूप अपना आधार बनाए अंग्रेज भी मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन दोनों रूस और अंग्रेजों के बीच एक अघोषित प्रतियोगिता सी चल रही थी कि किसका प्रभाव मध्य एशिया के देशों पर सबसे ज़्यादा रहेगा। एक कंपटीशन टाइप का चल रहा था इन दोनों देशों के बीच। तो अब जाहिर सी बात है कि जब दो देशों के बीच जब कुछ विवाद टाइप का होता है या कंपटीशन टाइप का रहता है तो फिर जासूसों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे मध्य एशिया के क्षेत्र में जासूसों की आवाजाही या जासूसी गतिविधियां भी पूरी तरह जोरों पे थी। खैर, उस समय भारत से हिमालय के उस पार मध्य एशिया के क्षेत्रों में जो व्यापार होता था वो काराकोरम पास, जो काराकोरम दर्रा बोलते हैं, जो भारत के लेह को चीन के जिनजियांग प्रांत, जिसे आजकल सिंजियांग भी बोल देते हैं, भारत के लेह से चीन के जिनजियांग प्रांत को काराकोरम दर्रा जोड़ता है, काराकोरम पास जोड़ता है। उस पास के माध्यम से व्यापार होता था, उस पास के माध्यम से, उस दर्रे के माध्यम से व्यापारियों के काफिले गुजरा करते थे। खैर, तो एक बार हमेशा की तरह 1888-90 के आसपास एक स्कॉटिश व्यापारी एंड्रयू डलगलिस एक स्कॉटिश व्यापारी था जो कि संभवतः अंग्रेजों के लिए जासूसी का काम भी करता था। संभवतः वो एक ब्रिटिश जासूस भी था। वो इस रास्ते से अपना माल लेकर भारत से पास के काराकोरम पास को पार करने जा रहा था। रास्ते में दाद मोहम्मद नाम के एक अफगान व्यापारी से उसकी अपने काफिले में ही मित्रता हुई और ये दोनों साथ साथ जाने लगे। बीच में कहीं दाद मोहम्मद ने एंड्रयू की उसकी टेंट में ही हत्या कर दी और एंड्रयू का सामान वामान लेके भाग गया। अब देखिए, बात सिर्फ एक व्यापारी की नहीं थी, वो चूंकि अंग्रेजों के लिए जासूसी का काम भी करता था तो अंग्रेजों को लगा कि जरूर इसमें कहीं कोई रसियन साजिश है। तो अब हत्यारे को पकड़ना, उसे सजा देना और साथ साथ उससे राज उगलवाना अभी अंग्रेजी सत्ता के लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो उन लोगों ने अपना एक इंटेलिजेंस एजेंट, मतलब कि जासूस, जिसे हम बोलचाल की भाषा में जासूस बोलते हैं, अपना एक इंटेलिजेंस एजेंट, एक जासूस को व्यापारियों के दूसरे काफिलों के साथ, कुछ अन्य लोगों और सिपाहियों के साथ उसे पकड़ने को भेजा। उस एजेंट, उस जासूस का नाम क्या था? हैमिल्टन बोवर। समझिएगा चीज़ को, बोवर आता है बाद में नाम, हैमिल्टन बोवर। बोवर ने अपने टारगेट को खोजने के लिए इस पूरे इलाके की खूब खाक छाने, घूमता रहा, खोजता रहा कि कहीं वो हत्यारा उसे मिले। जब वो घूमते घूमते चीन के सिंजियांग प्रांत के
कूचा नामक जगह पर पहुंचा तो वहां रात बिताने के लिए वो एक जगह रुका, वहीं कूचा जगह के आसपास, उस जगह का नाम कूचा था। वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने अपने पास रखी बोअर को, अपने पास रखी एक भोजपत्र पर लिखी हुई पांडुलिपि दिखाई। अब समझिए चीज को, पांडुलिपि किसको बोलते हैं? पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखी हुई चीज, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं। और भोजपत्र मतलब आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में जब कागज़ की खोज नहीं हुई थी तो लोग किस पर, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा करते थे, जिसे भोजपत्र बोलते थे। तो भोजपत्र पर लिखी एक पांडुलिपि उसने बोअर को दिखाई, उस आदमी ने। अब देखिए, अंग्रेज इन सब चीज़ों के बारे में बहुत चौकन्ना रहा करते थे। जहाँ भी उनको इस तरह की प्राचीन चीज़ें मिले ना, तो वो उसको बड़ी गौर से देखते थे और उसकी बड़ी कद्र करते थे, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा ज्ञान काम की चीज़ उन्हें मिल जाए। बोअर था तो जासूस, पुरानी लिपियों का जानकार तो था नहीं। उसे उस पांडुलिपि में लिखा क्या है पता नहीं चला, समझ में नहीं आया, लेकिन उसने उस आदमी को पैसे देकर वो पांडुलिपि खरीद ली। अंग्रेजों की फितरत होती थी कि जहाँ जैसी ऐसी कोई चीज़ मिले उसे ले लो, ताकि उसमें कुछ काम की चीज़ निकल जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा। बोअर अपने मिशन को सक्सेसफुल किया, अपना जो उसका जासूसी मिशन था, वापस आया और उसने उस पांडुलिपि को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को सौंप दिया। वो भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक संस्था थी जो कि प्राचीन पांडुलिपियों, प्राचीन ग्रंथों इत्यादि पर रिसर्च करने का, उसका अर्थ निकालने का काम किया करती थी। खैर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो विद्वान थे, उन्होंने उस पांडुलिपि को पढ़ने में सफल हुए, उसका अर्थ निकाल लिया, उसमें क्या लिखा हुआ है। वो पांडुलिपि चूंकि बोअर लेके आया था तो उसको बोअर्स मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया, बोअर की पांडुलिपि उसको नाम दिया गया। आज भी वो पांडुलिपि सुरक्षित है इंग्लैंड के संग्रहालयों में। वो बहुत काम की चीज़ थी। उसमें क्या था, उस बोअर्स मैन्युस्क्रिप्ट में, उस पांडुलिपि में प्राचीन काल के चिकित्सा विज्ञान की तकनीकों का वर्णन था। प्राचीन काल के जो चिकित्सा शास्त्र थे भारत में, जो उन्नत चिकित्सा की विधियां थी, उनका वर्णन था। वो पांडुलिपि लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की थी। बाकी सब तो उसमें महत्वपूर्ण था ही, लेकिन एक नाम उस पूरी पांडुलिपि में बार बार आ रहा था। वो नाम था सुश्रुत। सुश्रुत और सुश्रुत संहिता, ये दो नाम उस पूरी पांडुलिपि में बहुत बार बार आ रहा था। तो जो विद्वान थे, अब उनके मन में जिज्ञासा उठी कि भाई ये सुश्रुत और सुश्रुत संहिता क्या है। इतना तो उन लोगों को ये पता था कि सुश्रुत संहिता का मतलब है सुश्रुत के द्वारा लिखी गई किताब। खैर, अब बोअर की मैन्युस्क्रिप्ट में, बोअर की पांडुलिपि में जो जानकारी मिली सो मिली। अब उन्होंने खोज शुरू की सुश्रुत संहिता की। सुश्रुत संहिता आराम से मिल भी गई। जब सुश्रुत संहिता मिली तो उस समय के विद्वानों की आंखें खुल गई। अरे वाह, ये क्या, ये तो एक तरह से खजाना ही है। सुश्रुत संहिता से पता चला कि सुश्रुत नाम के एक प्राचीन भारतीय महान चिकित्सक हुआ करते थे, जो वाराणसी के आसपास कहीं निवास करते थे, वाराणसी में निवास करते थे। और उन्होंने उस समय चिकित्सा विज्ञान में इतनी अधिक उन्नति की थी कि वो तमाम तरह की सर्जरी, जटिल से जटिल सर्जरी भी किया करते थे। बाकायदा उन्होंने चिकित्सा का एक कोर्स बनाया था कि जिसमें किस विद्यार्थी को कितना समय देने पर वह चिकित्सक बन सकता है, नर्स यानी परिचारिका के क्या गुण होने चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें एकदम विस्तृत में उस संहिता में वर्णित थे। सुश्रुत संहिता में ही सर्जरी के लिए लगभग 120 से भी ज़्यादा सर्जरी के उपकरण और लगभग 300 से भी ज़्यादा सर्जिकल मेथड्स के, सर्जिकल प्रक्रियाओं के बारे में सुश्रुत संहिता में वर्णन है। इसमें उल्लेखनीय है कि आज के आधुनिक अस्पतालों में जो सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट्स का, उपकरणों का यूज होता है, उसमें से अधिकांश सुश्रुत द्वारा बताए गए सर्जरी के उपकरणों के लगभग बराबर जैसे ही है। और यहाँ तक कि सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल सर्जरी जैसी जटिल डेलिकेट सर्जरीज का भी डिटेल में वर्णन है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो हो गई कि प्राचीन काल की बात, कि प्राचीन काल में भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत था। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि आधुनिक काल आते आते ये समस्त विज्ञान, खासकर चिकित्सा विज्ञान, एकदम लुप्त हो गया।
या फिर कहीं बचा भी तो ऐसी गुमनाम जगहों पर, जैसे पिछली कहानी कावस जी की नाक में के ये जो कुम्हार चिकित्सक थे, कुम्हार का काम करने वाले जो पॉटर मेकर, जो जिन्होंने कावस जी के नाक का ऑपरेशन किया था, उसके घराने में एक परिवार में एक वंश में सीमित हो गया, वो भी गुमनामी की तरह छुपा के रखा हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ? इसका क्या कारण था ये किसी को नहीं पता, न मुझे पता है न किसी और को पता है। लोग अनुमान लगाते हैं, जो भी बोलते हैं कि उसका कारण ये होगा, वो लोग अनुमान लगाते हैं। वास्तव में क्या हुआ होगा किसने देखा, लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं, लोग आशा व्यक्त करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह मध्यकाल में जो उथल पुथल हुई थी, जो राजनीतिक अस्थिरता थी, जो ज्ञान विज्ञान के केंद्र नष्ट कर दिए गए थे, उसके कारण उसका ये सब परिणाम हुआ होगा। कैसे हुआ होगा, आइए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि मध्यकाल में जब भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए, तो उस समय उन्होंने जो शिक्षा के जो केंद्र थे उनको भी बड़े पैमाने पर नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये जो ज्ञान विज्ञान के जितने बड़े बड़े केंद्र थे सब नष्ट कर दिए गए थे। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वो कई दिनों तक जलती रही थी। अब सवाल ये है कि जब ज्ञान विज्ञान के शोध के ज्ञान में वृद्धि के, ज्ञान को संरक्षित रखने के जो केंद्र, जो शिक्षा के केंद्र होते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो ज्ञान तो ऐसे ही लुप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि जैसे आज कोई आदेश पारित हो कि सारे मेडिकल कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे और कोई भी डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं उन्हें खत्म कर दो। लोग क्या करेंगे? लोग डॉक्टरी का काम छोड़ कर छुप कर किन्हीं और पेशों में लग जाएंगे। लेकिन जो लोग जिन्होंने जीवन भर इस अपने डॉक्टरी में हाथ अपने सीखा है, अपने ज्ञान को बढ़ाया है, वो उसे लुप्त होने से बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा कि अगर बाहर से आप कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके नहीं पढ़ा सकते हैं तो अपने घर में पढ़ाओ। अपनी अगली पीढ़ी को गुप्त रूप से ये ज्ञान दो कि जब तक परिस्थितियां फिर से सामान्य हो तब तक ये ज्ञान कम से कम जिंदा तो रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक परिवार में ही सही, लेकिन कम से कम ये ज्ञान जिंदा तो रहे। शायद यही हुआ होगा कि इसी प्रकार वो जो किसी विद्वान को प्राचीन काल में जब लगा होगा कि अब हमें अपनी विद्या, अपनी चिकित्सा शास्त्र को हम बाहर अगर बताने से खतरा है, तो उसने अपने परिवार में ही सिखाते आते रहे होंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी वह एक परिवार में ही सही लेकिन ज्ञान बचा रह गया। और जो वक्त पर कावस जी के काम में आ गया, कावस जी मतलब पिछली कहानी का पात्र हमारा। आमतौर पे लोग बताते हैं कि जो प्राचीन काल में भारतीय समाज जो ओपन था, जो खुलापन था कि कोई भी आदमी कोई भी विद्या, कोई भी कला सीखने के लिए स्वतंत्र था, जो बाद में परिवार के भीतर ही सीमित हो गए कि ये जो विद्या है, ये जो शिल्प है, सिर्फ उसके परिवार में, उसके वंश में ही सिखाई जाएगी, वो भी शायद इन्हीं सब वजहों से हुई होगी कि जब आप ओपन में कहीं से भी कोई भी शिष्य स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने परिवार में सिखाकर कला को जिंदा तो रखें। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वास्तव में क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन इसी तरह से कुछ हुआ होगा जिसके कारण भारत में कलाओं को परिवार के भीतर ही संरक्षित रखने की जो स्थितियां बनी हुई होंगी या परंपरा जो वो एक परिवार के भीतर ही कोई शिल्प कला या कोई ज्ञान या कोई विज्ञान सीमित रहा, इस तरह की स्थितियां बनी होंगी। खैर, तो सुश्रुत का वह ज्ञान इसी प्रकार किसी तरह उस कुम्हार के परिवार में बचा रह गया जिसने कावस जी के नाक का सर्जरी किया, और उस सर्जरी के आधार पर फिर यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी का विकास हुआ। फिलहाल उम्मीद है इस कहानी से आपको इतिहास के एक परिदृश्य को समझने में, एक मज़ेदार प्रसंग को समझने में मदद मिली हुई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और औरों के साथ शेयर तो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही फिर मिलते हैं किसी और मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।